हेलो एवरीवन। ये परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। ये मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें मैं 1 से लेकर 200 क्वेश्चन करवाऊंगा और इसमें एक वीडियो में पर वीडियो में मैंने 10 क्वेश्चन लिए हैं। इनके साथ में एक क्वेश्चन के साथ मैंने 10 से 12 फैक्ट लेने का प्रयास किया है जिससे कि आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो इस वीडियो में 11 से लेके 20 क्वेश्चन जरूर हैं, लेकिन इन 10 क्वेश्चन को अगर आप लोग देखेंगे तो आपको जितने भी क्वेश्चन हैं इनके साथ में जो इसकी थ्योरी है वो आपको क्लियर हो जाएगी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसी के साथ में। और ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ये कई कई बार एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, अगर इसको देखेंगे आप वाकई में तो इससे बाहर क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ही कम है। ठीक है, तो आप लोग इस सीरीज को कंप्लीट देखना जिससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ये इस सीरीज का पार्ट नंबर 2 होगा। ठीक है, इसके पहले एक पार्ट आ चुका है, उसको आप लोग जरूर देखना, उससे बहुत अच्छे मैंने क्वेश्चन डाले हैं उसमें। देखिए, पहला क्वेश्चन है आज की वीडियो का 11 नंबर क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है कि नागासाकी पर दूसरा परमाणु बम गिराया गया था। देखिए, पहला पूछेगा तो वो गिराया गया था हिरोशिमा पर। ठीक है, पहला जो परमाणु बम गिराया गया था जापान का एक शहर है हिरोशिमा। ठीक है, और जो दूसरा परमाणु बम गिराया गया था वो था नागासाकी में। ठीक है, और ये दोनों ही यूएसए ने जापान पर गिराए थे। इसकी डेट थी हिरोशिमा वाले की, इसकी थी 6 अगस्त 1914। ठीक है, और दूसरे वाले की थी 9 अगस्त 1914। ठीक है, जो नागासाकी पे बम गिराया था उसकी डेट थी 9 अगस्त 1914 को। ठीक है, जिसके बाद जापान ने सरेंडर कर दिया था यूएसए के सामने। ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको आने चाहिए। इसके साथ में कभी कभी पूछ लेता है कि जो हिरोशिमा पे बम गिराया था इसका यूएसए के द्वारा नाम क्या रखा गया था। तो इसके द्वारा नाम रखा गया था लिटिल बॉय। पहले वाले का नाम क्या था? लिटिल बॉय। ठीक है, लिटिल बॉय। ठीक है, या बॉय ऐसे कर लेना। ठीक है, और दूसरे वाले का नाम रखा था, नागासाकी पे जो बम गिराया था उसका नाम रखा था फैट मैन। ठीक है, पहले वाले का नाम था लिटिल बॉय और दूसरे वाले का नाम था फैट मैन। ठीक है, अगर पूछ लेगा कि इंडिया में सबसे पहली बार परमाणु का परीक्षण कब किया गया था इंडिया में, तो पहली बार इंडिया में जो परमाणु परीक्षण किया गया था, ठीक है, देखो हमारे यहाँ जितने भी परमाणु परीक्षण हुए हैं सभी के सभी हुए कहाँ हैं? तो पोखरण में हुए हैं। कहाँ पे हुए हैं? और पोखरण जगह कहाँ पड़ती है? तो राजस्थान में पड़ती है। ठीक है, इसकी डेट थी 18 मई 1974 को। ठीक है, 18 मई 1974 को क्या होता है? पहला परमाणु परीक्षण किया था इंडिया की तरफ से। ठीक है, और इसका नाम रखा जाता है स्माइलिंग बुद्धा। क्या नाम रखा जाता है? स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन है कि अजंता की गुफाओं का निर्माण किस काल के दौरान हुआ था। देखिए, अजंता और एलोरा ये दोनों ही गुफाएं महाराष्ट्र, जगह कहाँ पड़ती हैं? महाराष्ट्र में एक जगह थी जिसका नाम अभी तक था औरंगाबाद, अब नाम कर दिया गया है क्या? संभाजी नगर। क्या कर दिया है? संभाजी नगर में पड़ती हैं। ठीक है, अजंता और एलोरा दोनों की ही गुफाएं। ध्यान रखना, इन दोनों का निर्माण कराने का जो श्रेय जाता है, जो निर्माण करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है राष्ट्रकूटों को। जाता है राष्ट्रकूटों को। लेकिन राष्ट्रकूटों के साथ साथ इसमें गुप्त वंश की भी चर्चा है। तो आप लोग इसमें अगर राष्ट्रकूट नहीं दिए हैं तो आप लोग नाम किसका लगाएंगे? गुप्त वंश का। ठीक है, तो इसके साथ आप लोग ध्यान रखेंगे कि अजंता का संबंध गुप्त वंश से भी है और राष्ट्रकूट वंश से भी है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग एक बार एक हेडिंग डाल के अजंता के बारे में पूरी जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, जो अजंता की गुफा है, तो अजंता की गुफा में टोटल जो गुहा चित्र हैं वो कितने हैं? 29 गुहा चित्र हैं यहाँ पर। ठीक है, टोटल गुहा चित्र जो थे वो कितने थे? 29 थे। अभी प्रेजेंट टाइम में इसमें जो शेष बचे हैं वो कितने हैं?
वो हैं 6। इसमें से भी जो 16 नंबर की जो गुफा है, जो गुफा नंबर 16 है, इस गुफा में एक राजकुमारी का चित्र बना है जो कि मरणासन्न है। ठीक है, मतलब कि मरी हुई मुद्रा में एक राजकुमारी का चित्र बना हुआ है जो कि बहुत ही प्यारा बना हुआ है। ठीक है, मरणासन्न राजकुमारी का चित्र है। ठीक है, इसके अलावा 17 नंबर जो गुफा है, इसमें महात्मा बुद्ध की प्रतिमा बनी हुई है। किसकी? महात्मा बुद्ध की प्रतिमा बनी हुई है। ठीक है, जो महात्मा बुद्ध की जो चित्रकला बनी हुई है, इसी को चित्रों की चित्रशाला भी कहा गया है। क्वेश्चन पूछेगा कि जो अजंता में कौन सी नंबर गुफा को चित्रों की चित्रशाला कहा है, तो 17 नंबर गुफा को कहा गया है चित्रों की चित्रशाला। और ये किस में है? तो अजंता में है। ठीक है, यही अजंता में ही आप ध्यान रखेंगे, एक माता जो है अपने शिशु को दूध पिला रही हैं, इसका चित्र बना हुआ है। ये भी बहुत ही ज्यादा प्रशंसनीय है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, एक और हम लोग देख लेंगे इसका एलोरा के बारे में एक बार। ठीक है, जैसे इसमें 29 गुफाएं थी, तो एलोरा की बात करेंगे तो यहाँ 34 गुफाएं हैं। कितनी हैं? 34 गुफाएं हैं। एक बात यहाँ ध्यान रखना, जो 34 गुफाएं हैं, इसमें 1 से लेके जो 12 नंबर तक की गुफा है, ये बौद्ध धर्म को समर्पित है। किसको? बौद्ध धर्म को समर्पित है। इसके अलावा 12 से 13 से होगा शायद, 13 से लेके 29 तक की जो गुफाएं हैं, ये हिंदू धर्म को समर्पित हैं। और जो 30 से लेके 34 नंबर तक की जो गुफाएं हैं, ये जैन धर्म को समर्पित हैं। ये क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा गया है, आप ये तीनों ध्यान रखना। 1 से लेके 12 तक की बौद्ध धर्म को समर्पित हैं, 13 से लेकर 29 नंबर तक की गुफा जो है हिंदू धर्म को समर्पित हैं, और 30 से लेके 34 तक की जो है ये जैन धर्म को समर्पित गुफाएं हैं। ठीक है, ये सभी के सभी क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन पूछा गया है कि तालीकोटा की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? देखिए, तालीकोटा जो है, इसी तालीकोटा युद्ध लड़ा कब गया था? तो 1565 में। कब लड़ा गया था? 1565 में। इसी तालीकोटा की लड़ाई को हम लोग राक्षसी तंगड़ी की लड़ाई भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राक्षसी तंगड़ी की लड़ाई। ठीक है, राक्षसी तंगड़ी की लड़ाई, इसी युद्ध को हम लोग बोलते हैं। ये हुई कब थी? तो ये हुई थी 23 जनवरी 1565 को। तो एक तरफ थी दक्कन, जो दक्कन है उसकी सभी 4 सल्तनतें, और एक तरफ था विजयनगर एम्पायर। ठीक है, कौन था? विजयनगर एम्पायर। और इसमें विजयनगर एम्पायर की हार होती है और ये लोग जीत जाते हैं। ठीक है, आप ध्यान रखना इसमें। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है कि पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था। देखिए, मैंने आपको बताया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में, मैंने पूरा समझाया है पीछे के वीडियो में आपको। देखिए, जो गांधी जी की दांडी यात्रा स्टार्ट होती है, जो गांधी जी की दांडी यात्रा स्टार्ट होती है, वो स्टार्ट होती है 12 मार्च से लेकर स्टार्ट होती है और 6 अप्रैल तक जाती है। कब तक जाती है? 6 अप्रैल 1930 तक जाती है। देखिए, इसके पहले होता क्या है, इसके पहले होता क्या है, तो देखिए, दांडी यात्रा के पहले ही आप जानते हो कि 1928 में साइमन कमीशन आ चुका था। ठीक है, इसमें एक भी भारतीय नहीं थे, तो इसका विरोध करने के लिए भी सविनय अवज्ञा को स्टार्ट किया गया था। देखिए, 12 मार्च से लेकर स्टार्ट होती है और 6 अप्रैल तक जाती है, और जो 6 अप्रैल तक जाती है, तो यहाँ जगह थी साबरमती। ठीक है, साबरमती आश्रम है। ठीक है, साबरमती जो आश्रम है, ये अहमदाबाद में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? अहमदाबाद में पड़ता है। साबरमती से स्टार्ट होती है और जगह थी दांडी, जहां पे ये यात्रा समाप्त होती है, और गांधी जी यहीं पे मुट्ठी भर नमक उठाते हैं और नमक कर को तोड़ देते हैं। ठीक है, नमक कर जो कानून आया था उसको तोड़ देते हैं, और इसके साथ ही यहीं पे 6 अप्रैल में ही इन्होंने स्टार्ट की सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट करते हैं, और इनके साथ ही सविनय अवज्ञा के साथ ही
गांधी जी 11 मांगों को कर रहे थे जिनको अंग्रेज सरकार नहीं मान रही थी। ठीक है, तो इन्हीं मांगों को बाद में स्वीकार किया गया था 5 मार्च 1931 को, और जिसे हम लोग जानते हैं गांधी इरविन पैक्ट के नाम से। ठीक है, गांधी इरविन पैक्ट के रूप में हम इसे जानते हैं। और ये कब हुआ था? तो 1931 को होता है, 5 मार्च 1931 को होता है। और गांधी जी की सभी शर्तें मान लेते हैं। हालांकि इसमें गांधी जी भगत सिंह के बारे में, छोड़ने के बारे में बात नहीं करते हैं, इसीलिए गांधी जी को कभी कई जगह भगत सिंह के लिए दोषी पाया गया है। ठीक है, तो आप इसमें क्वेश्चन में कोई खास आंसर में मैच नहीं कर रहा है, तो आप लोगों को देख लेना एक बार। ठीक है, मैंने पूरा इसमें समझा दिया है वैसे आपको। गांधी जी की दांडी यात्रा मार्च की शुरुआत, दांडी मार्च की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो आपको पता है ये स्टार्ट हुई थी कहाँ से? अहमदाबाद से। अहमदाबाद में जगह थी कौन सी? साबरमती। साबरमती आश्रम, यहीं से स्टार्ट होती है। ठीक है, आपको पता है इस चीज के बारे में। ठीक है, साबरमती आश्रम से स्टार्ट होती है दांडी यात्रा। ठीक है, और जो दांडी यात्रा है, आप जानते हैं ये 241 मील की थी। ठीक है, या फिर 396 किलोमीटर बोल दें, ठीक है, तो भी ठीक है। और इसमें गांधी जी 79 अनुयायियों के साथ में स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, और बाद में तो लाखों की भीड़ हो जाती है। ठीक है, और ये कहां से कहां तक? साबरमती से लेके दांडी तक यात्रा होती है। क्वेश्चन नंबर 16 है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने आखिरी दिन बिताए कहाँ बिताए थे? तो ये बिताए थे सिरबड़ बेलगोला में। अब देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बात करेंगे। देखिए, मगध जो जगह थी, मगध, तो मगध की जो कैपिटल थी वो थी पाटलिपुत्र। ठीक है, तो मगध की गद्दी पर बैठने वाले वंश जो थे, इसमें नंद वंश जो था, इस नंद वंश को पराजित करने के बाद, नंद वंश को हराने के बाद एक शासक गद्दी बैठता है जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, ये अपने गुरु की सहायता से गद्दी बैठता है। नंद वंश के आखिरी शासक घनानंद को मारकर ये गद्दी बैठता है। किसको मारकर? घनानंद को मारकर ये गद्दी बैठता है चंद्रगुप्त मौर्य। इसकी माता का नाम, इसकी माता का नाम मूरा था, इसीलिए कभी कभी कहा गया है इस वंश का नाम इसी के नाम पे पड़ा हुआ है। ठीक है, हालांकि विशाख दत्त की बुक में इसको बिरसल कहा गया है, यानी कि निम्न कुल के लिए कहा गया है। ठीक है, और बहुत सारे जो पुराण महाभारत ग्रंथ हैं वगैरह वगैरह हैं, तो उनमें चंद्रगुप्त को उच्च जाति का दिखाया गया है। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे। और इसकी पत्नी का नाम अगर पूछेंगे तो इनकी पत्नी का नाम था दुर्धरा। क्या नाम था? दुर्धरा। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, जो चंद्रगुप्त मौर्य है इसका जन्म हुआ था 345 बीसी में। कब हुआ था? 345 बीसी में। और जिसकी मृत्यु होती है वो होती है 298 298 बीसी में। और ये कहाँ होती है? तो ये होती है श्रवण बेलगोला, कर्नाटका में। कहाँ होती है? श्रवण बेलगोला, कर्नाटक में। जब इसकी मृत्यु होती है तो ये जैन विधि से मृत्यु प्राप्त करता है। इसको कहते हैं संलेखना विधि। क्या बोलते हैं? संलेखना विधि। ठीक है, संलेखना विधि से इसको मृत्यु की प्राप्ति होती है। ठीक है, आप चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में एक चीज जान लीजिए। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य जो था, इसने अपने समय में ही इसने जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था। और जो जैन धर्म है, इसकी दीक्षा दिलाने का जो काम किया था इसको, वो किया था भद्रबाहु ने। किसने किया था? तो जैन धर्म की दीक्षा दिलाई थी किसने? भद्रबाहु ने। ठीक है, ध्यान रखेंगे सारे क्वेश्चन। ठीक है, संलेखना विधि से इसने प्राण त्यागे थे 298 बीसी में। जन्म हुआ 345 बीसी में। और इसकी जैन धर्म की दीक्षा किसने दी थी? तो भद्रबाहु ने। ठीक है, आगे देखिए, गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही के तौर पर किसे चुना गया था? देखिए, प्रथम सत्याग्रही की बात करेंगे तो ये थे आचार्य विनोबा भावे। ठीक है, आचार्य विनोबा भावे एक महान समाज सुधारक थे, और इनके बारे में बहुत सारी बातें हैं। ठीक है, तो हम लोग पहले समझेंगे सत्याग्रह। देखिए,
सत्याग्रह था क्या? सत्याग्रह में अपने आप को एक्सप्रेस करना था सबके सामने जाकर, और बकायदा सबको बताकर गिरफ्तारी भी देनी होती थी। तो ये ऐसा करने वाले पहले सत्याग्रही कौन थे? तो आचार्य विनोबा भावे थे। अगर पूछ लेगा कि इसके सेकंड सत्याग्रही कौन थे, सेकंड नंबर के, तो नाम आता है जवाहरलाल नेहरू का। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ये देश के दूसरे सत्याग्रह के, व्यक्तिगत सत्याग्रह के सेकंड लोग थे। ठीक है, और थर्ड नंबर के सत्याग्रही कौन थे? तो इनका नाम था ब्रह्मदत्त। क्या नाम था? ब्रह्मदत्त। ये तीसरे सत्याग्रही थे। ठीक है, पहले कौन हो गए? आचार्य विनोबा भावे, दूसरे हो गए जवाहरलाल नेहरू, और तीसरे हो गए ब्रह्मदत्त। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगर पूछ ले यहीं पे आपसे कि प्रथम महिला सत्याग्रही कौन थी, प्रथम महिला सत्याग्रही कौन थी? ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान प्रथम महिला सत्याग्रही कौन थी? तो इनका नाम था सुभद्रा कुमारी चौहान। आपने नाम सुना होगा। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, बहुत सारी बुक्स इनकी अच्छी अच्छी बुक्स आती हैं सुभद्रा कुमार चौहान की। ये बहुत बड़ी कवित्री हैं ये। ठीक है, कौन क्या है? कवित्री हैं ये, आप जानते हैं इनको। ठीक है, और जो व्यक्तिगत सत्याग्रह था इसके दौरान एक नारा दिया गया था। नारा जो था ये सुभाष चंद्र बोस जी के नारे जैसा ही नारा था, जिसका नाम था दिल्ली चलो। ठीक है, क्या नाम था? दिल्ली चलो। ठीक है, अगर आचार्य विनोबा भावे के बारे में बात करेंगे, आचार्य विनोबा भावे के बारे में बात करेंगे, तो आचार्य विनोबा भावे जो थे ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे, और बहुत ही ज्यादा गांधी जी को फॉलो करने वाले थे। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, ये 1951 में इन्होंने एक आंदोलन चलाया था जिसका नाम था भूदान आंदोलन। क्या चलाया था? भूदान आंदोलन। ठीक है, भूदान आंदोलन जो था इसमें बहुत सारे लोगों ने स्वैच्छिक भूमि दान दी थी। ठीक है, और इसमें आप जानते हैं विनोबा भावे को 1983 में 1983 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया, मरणोपरांत हालांकि। ठीक है, भारत रत्न से सम्मानित किया मरणोपरांत। ठीक है, इतने सारे क्वेश्चन आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाला पहला व्यक्ति कौन है? तो ये हैं यूरी गागरिन। कौन है? यूरी गागरिन, जो कि रूस कंट्री से हैं। ठीक है, यूरी गागरिन कहाँ के हैं? रूस कंट्री के हैं, जिन्होंने अंतरिक्ष में यानी कि पृथ्वी की कक्षा में पहली बार प्रवेश किया था। ये कौन थे? तो यूरी गागरिन। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि चंद्रमा पर जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो ये थे नील आर्मस्ट्रांग, जो कि कहाँ से थे? अमेरिका देश से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अगर पूछ ले कि चंद्रमा पर जाने वाले दूसरे व्यक्ति कौन थे, तो इनका नाम आता है एडविन एल्ड्रिन का। कौन, किसका नाम आता है? तो इन्हीं का नाम आता है एडविन एल्ड्रिन का। ठीक है, एडविन एल्ड्रिन का। अगर क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि दुनिया की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी, तो दुनिया की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो ये थी वैलेंटीना तेरेस्कोवा। दुनिया की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री। ठीक है, दुनिया की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो इनका नाम था वैलेंटीना तेरेस्कोवा। ठीक है, आगे देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? देखिए, इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है ये दिया किसने था? तो ये दिया था 1921 में। ये नारा दिया गया था हसरत मोहानी के द्वारा। नाम क्या था? हसरत मोहानी के द्वारा। ठीक है, लेकिन लेकिन हुआ क्या कि इसको फेमस किसने किया था? इंकलाब जिंदाबाद के नारे को फेमस किसने किया? तो फेमस किया है भगत सिंह, भगत सिंह, अशफाक उल्ला खान और राजेंद्र लाहिड़ी ने। ठीक है, भगत सिंह, अशफाक उल्ला खान, अशफाक उल्ला खान और एक और थे राजेंद्र लाहिड़ी। ठीक है,
राजेंद्र लाहिड़ी। 20 नंबर क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के ने किस साल पहली फीचर फिल्म बनाई थी? देखिए, पहली फीचर फिल्म की बात करेंगे तो ये बनी थी 1913 में। कब बनी थी? तो 1913 में बनी थी और इसका नाम था राजा हरिश्चंद्र। क्या नाम था? राजा हरिश्चंद्र। ठीक है। और राजा हरिश्चंद्र जो थी ये पहली फिल्म थी जो कि भारत की थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। जो दादा साहब फाल्के हैं इनको भारतीय सिनेमा जगत का पिता कहा जाता है। भारतीय फिल्म उद्योग का पितामह किसे कहा जाता है? तो दादा साहब फाल्के को कहा जाता है। और इनका नाम अगर कोई पूछता है तो नाम आप ध्यान रखना इनका, ढूंढीराज गोविंद फाल्के इनका पूरा नाम था। ठीक है, ढूंढीराज गोविंद फाल्के। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, हालांकि दादा साहब फाल्के के नाम से एक अवार्ड की शुरुआत हुई थी जो स्टार्टिंग हुई थी 1969 में, और ये पहला अवार्ड दिया गया था देविका रानी को। ठीक है, आपको इतने सारे क्वेश्चन ध्यान रखने हैं और इसके साथ ही मैं 21 नंबर क्वेश्चन से दूसरा वीडियो स्टार्ट करूंगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करना और कमेंट करके बताना, और आप लोग कम से कम एक लोग को कम से कम शेयर जरूर कर देना। ठीक है, और आप लोग बताना कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था। कमेंट में बताना चौरी चौरा कांड कब हुआ था। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।